नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आप मोबाइल खोले होंगे और ये स्क्रीन ऑन होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, आज का वीडियो का थीम क्या होगा। और आज की वीडियो अगर हम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो क्या सीखने के लिए मिलेगा, और अगर जो सीखने के लिए मिलेगा उसको हम उपयोग कहां पे करेंगे। तो दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है कि मुझे किसी भी हालत में प्रथम प्रयास में ही बीपीएससी को क्रैक करना है, तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, 1000 बार आप देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आज की वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं 63वीं बीपीएससी मेंस के जनरल स्टडी पेपर सेकेंड, ये एग्जाम जो हुआ था 15/1/2019 का। अब रहता थोड़ी सी जागरूकता कि सुजीत सर, ये किनकी कॉपी है जिसकी आप चर्चा करने जा रहे हैं। ये नीतीश सर की कॉपी है। ये 63वीं बीपीएससी मेंस में जो है टॉप रैंक लाए थे, और जो इनका रैंक था वो 25 था। अब मैं आगे आपको नहीं बता सकता हूं कि हां इनको पोस्ट क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है हमसे ज्यादा उस्ताद आप ही हैं कि इनको क्या पोस्ट मिला होगा। और एक बात क्लियर कर दूं कि 64वीं के भी इन्होंने मेंस दिए हैं, यानी कि फिर से जो 64वीं का आने वाला है 10 दिन 15 दिन जितने दिन में आ जाए उसमें फिर से इनका भी रिजल्ट आ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिनकी कॉपी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी उनके बारे में जान ले तो फिर जो है कॉपी देखने में मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति कितना स्ट्रगल करता है। सफलता मिलती जरूर है एक रात में, लेकिन इस एक रात में इस सफलता को पाने के लिए न जाने कितनी रात कुर्बान होती है वो कोई नहीं देखता है। ये भी एक किसान के ही बेटे हैं, और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, सारे संघर्ष से लड़ते हुए, जूझते हुए, और आज जो है इस मुकाम पे जाके बैठ गए। और इनकी जो यात्रा थी इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल यात्रा थी। जब इन्होंने, मैं अभी डिटेल से आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हां ये जरूर बता दूं कि ये जो है बहुत अच्छे इंसान है, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है, कोई डीएसपी है, कोई एसडीएम है, लेकिन उनमें ये बात नहीं है जो बात नीतीश जी में है। ये रियली बात है। ये नहीं कि उनको मैं कह रहा हूं कि उनकी कॉपी मिली है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कभी इनसे ये नहीं कहा हूं कि नीतीश जी आप मुझे कॉपी दीजिएगा, नहीं। इन्होंने बस यही कहा कि सुजीत सर मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है, और जब मुझे मिलता है तो और सारे स्टूडेंट को मिलता होगा। आप जब मोटिवेट करते हैं तो वाकई में लगता है कि अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कॉपी जो है आप जो है बच्चों को मोटिवेट करते हुए बताइए, तो शायद ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉपी सेंड कर दीजिएगा, मैं जो है बच्चों को बता दूंगा। जीएस फर्स्ट पेपर का ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये जीएस2 है। उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जो है इनकी ऑप्शनल जो थी वो ज्योग्राफी थी, भूगोल थी। 2-3 दिन के बाद उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों, बातों को ज्यादा खींचते ना हुए अपने मुद्दे पर चलते हैं। हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है, जहां डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही यहां पे तैयारी करवाई जाती है। इस वक्त जो है संस्था के अंदर 66 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 67 का प्रीलिम्स के बैच स्टार्ट है, जेपीएससी का स्टार्ट है, सीडीपीओ का स्टार्ट है, क्रैश कोर्स 66 का भी स्टार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट है। आप जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। और अधिक जानकारी अगर चाहिए तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, और एक नंबर जो है 9015148776, इस दोनों नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है 90 वाला, इसमें आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। एड्रेस नीचे दिख ही रहा होगा, दिनकर गोलंबर, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2, पटना। चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे आते हैं और आज के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जीएस सेकेंड पेपर का है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक ही पार्ट में होता है, और साइंस टेक, इन्हीं तीनों पे चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश जी अपने हाथों से और शब्दों का कौन सा कमाल कर दिए जिसकी वजह से उनको टॉप रैंक मिल गया, यानी कि रैंक 25 मिल गया। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझते हैं, और एक एक पार्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो यहां नहीं है लेकिन मैं बताता हूं क्या था क्वेश्चन 63 में।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। क्लियर हो गया। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करती है। 38 नंबर का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आंसर कैसे लिखे हैं, थोड़ा उस पर नजर रखते हैं। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश हेतु उनकी टंगों से बहने वाली लहू होता है। देखिए शब्दों का खेल कैसे खेला गया है। उनके टांगों मतलब पैरों से बहने वाली लहू जो होता है, जो खून होता है, वही चुनाव होता है। इसी महत्ता को अध्ययन में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 और 329 तक स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग को 16 वार्ड केंद्रों में जो है शांतिपूर्वक तरीके से सकल निर्वाचन कराने के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों चुनाव को संपन्न कराया गया। अब यहां एक चीज देख लीजिए, इन्होंने कितनी खूबसूरती से भूमिका बनाई। यही चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या फिर हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, हमेशा यही चीज बार बार कहता हूं। और आज जब आप टॉपर की कॉपी देख रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा वाकई में सुजीत सर यही बात है। भूमिका जितनी शानदार लिखिएगा, इसका मतलब है कि आपका रैंक सुधरने वाला है, वो रैंक मिलने वाला है जिसकी उम्मीद आप कई दिनों से, कई सालों से लगाए हुए बैठे हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं और पॉलिटी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। आइए, उसके बाद इन्होंने एक पैराग्राफ को चेंज कर दिए। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालन के निर्वाचन आयोग हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। अब क्या क्या उठाए गए हैं, एक एक करके देखिए इन्होंने किस तरीके से, किस खूबसूरती से लिखा। चुनाव आयोग विश्व स्तरीय बनाए रखने हेतु उद्देश्य से चुनाव पूर्व उम्मीदवारों के शपथ पत्र पर उन्होंने लगे आरोप, उनके संपत्ति का ब्यौरा आदि की जानकारी लेती है। जो शपथ पत्र हो जिसमें वो भरते हैं उसमें सारे उल्लेख जो है चर्चा करते। देखिए कहां से शुरू किए हैं, एकदम जो कहते नहीं है स्टेप बाय स्टेप, नीचे से टॉप तक। अब देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो है ईवीएम के साथ वीवीपैट जो है मशीन का प्रयोग जो है प्रारंभ कर दिया गया है। इसी के साथ साथ में चुनाव किसी जाति विशेष के पक्ष में ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाता है कि किसी जाति, किसी धर्म के क्या है पक्ष में ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मतदान केंद्र पर मतदाता को जो है बाहरी शक्तियों से प्रभावित ना कर सके, इसके लिए सुरक्षा का पूरे तरीके से इंतजाम किया जाता है। क्लियर हो गया। मतदान पूर्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति मतदान केंद्र पर गड़बड़ी फैलाने हेतु लोगों की आशंका के आधार पर उसे नोटिस जो है जारी कर दिया जाता है। एकदम देखिए, जब पढ़िएगा इनकी कॉपी तो ऐसा फील होगा कि लगेगा देखो एकदम साक्षात में वैसी ही घटना जो है, एक जो बूथ पर जाते हैं चुनाव देने के लिए तो क्या ये सब प्रोसेस नहीं होता, सेम टू सेम अपने शब्दों में वही खेल खेले हैं। नेक्स्ट देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान मतदाता को धन आदि लोभ से प्रभावित ना किया जाए, इसके लिए जो है आचार संहिता का निर्माण करके उसे लागू कर दिया जाता। देखिए नेक्स्ट जो है, मतदान खत्म होने से 48 घंटा पहले सभी तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया जाता है ताकि मतदाता अंतिम एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, मतदाता यानी कि 48 घंटे के पूर्व जब प्रसार रोक लगाया जाता है ताकि मतदाता अंतिम प्रयास को प्रभावित ना किया जा सके, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, उसके निर्दलीय उम्मीदवार का भी अपना पर्चा दाखिल करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से इस पॉइंट को देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान थोड़ा सा तेजी से बोलते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने और आपके पूरी तरीके से मजा आ जाए सुनने में। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न नेताओं के द्वारा मतों का ध्रुवीकरण का प्रयास पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से स्वयं जो है न्याय भी करता है। साथ साथ में अनेक बार चुनाव आयोग आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को रोकने हेतु जो है संसद को अपना अनुमोदन दिया है, पर इस पर अब तक कोई ठोस कार्य आज भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो है, चुनाव के तहत खर्च की सीमा को पार न किया जाए, इसकी भी निगरानी रखी जाती है। सभी नागरिक चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सके और इसके लिए मतदाता पूर्व मतदान की सूची तैयार करता है और इस क्षेत्र में बीएलओ सूची तैयार करवाता है।
उसी के द्वारा जो है क्रमांक संख्या सहित उसके घर तक पहुंच जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट जो है, अगर किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव कराना संभव ना हो तो राष्ट्रपति को अपना अनुमोदन भेजकर चुनाव के कुछ समय हेतु क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा मामला आता होगा, आप भी देखते होंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ तो स्थगित कर दिया जाता है। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र भूमिका काफी अहम होती है और इसके विभिन्न उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। अब इनके जो विभिन्न उद्देश्य हैं इसको थोड़ा सा आप देखते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देते हैं। चुनाव में फर्जी वोट को रोका जा सके, साथ साथ में नए मतदाता हेतु अगर चुनाव पहचान पत्र जारी ना किया गया तो उसके मतदाता सूची में अंकित नाम के साथ संलयन फोटो और मुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। यानी अगर नाम नहीं अंकित है तो साथ साथ में उसके पास में जो है एक पहचान पत्र मतलब फोटो हो पासपोर्ट साइज के। साथ साथ में चुनाव पहचान पत्र इस बात को प्रभावित करता है कि अगर किसी नागरिक के पास निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पहचान पत्र है तो वो एक नागरिक होने के नाते अपना मत का प्रयोग बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कर सकते हैं। क्लियर हो गया? निर्वाचन आयोग पहचान पत्र न रखने के विकल्प के रूप में मतदाता के सूची क्रमांक के साथ किसी अन्य पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, इससे भी काम चल जाएगा। चुनाव केंद्र पर मौजूद को लेकर प्रयोग किया जा सका है। अब देखिए फाइनली जो है निष्कर्ष इन्होंने कितनी खूबसूरती से लिखा, इसको थोड़ा समझा देते हैं। समग्रतः कहा जा सकता है कि मतदान स्वतंत्र हो, इसके लिए चुनाव आयोग पर किसी प्रकार का संदेश नहीं किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि उसके अनुमोदन को सरकार स्वीकार करे और लागू करे। इस हेतु उसे कुछ शक्तियां प्रदान की जाए ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और भारतीय नागरिकों की लोकतंत्र में विश्वास काफी बढ़ाए। और इसमें टोटल नंबर जो इनको मिला है 22 नंबर मिला। सोचिए 38 में 22 कितनी खूबसूरत नंबर है, अंदाजा आप लगा लीजिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्या आप सहमत हैं भारतीय राजनीतिक आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यह भी उस टाइम का जो है ज्वलंत मुद्दा था, उसी के बारे में कहा गया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर पे करते हैं। भारत एक विविधता वाला देश है, इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी तो फाइनली आप लिख भी सकते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन को समझिएगा। भारत एक विविधता वाला देश है जहां पर अनेक जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के लोग निवास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत की इस विविधता को अपनी राजनीतिक स्वार्थ हेतु जो है प्रयोग किया है और समाज के जाति, धर्म आदि में जो है बांटकर अपनी रोटियां सेंकती रही है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए धीरे धीरे राजनीतिक में इसका प्रयोग जो है धीरे धीरे घटता गया और वर्तमान समय में वर्णात्मक राजनीति के बजाय जो है विकास की राजनीति की ओर जो है थोड़े बहुत कमी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पूर्ण रूप नहीं बताएं लेकिन ये जरूर इंडिकेट कर दिया कि थोड़ा बहुत विकास की राजनीति जो है उसमें कमी हो रही है। इसके पक्ष निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। क्या क्या तर्क है उसको समझते हैं। आज जनता धर्म, जाति, समुदाय आदि के आधार पर जो है समाज को बांटने वाले राजनीतिक दलों को कई बातों के ध्यान में रखना होता है। जैसे 17वीं लोकसभा चुनाव के उस टाइम में हो रहा था तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट को पकड़ते जाइए ताकि मजा आए। एक चीज इनकी कॉपी में देख रहे हैं, ओवर राइटिंग बहुत कम किए हैं। एक चीज देखने के लिए मिल रहा है ना आपको, आप देख रहे हैं ना, मेरी बात को सुन रहे हैं ना, बहुत कम। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अशुद्धियां इन्होंने कम की है। चाहे बड़ी मात्रा हो, छोटी मात्रा हो, इन सब पे इतनी बारीकी से इन्होंने नजर रखा है कि अच्छे समय से अच्छे नंबर लाके अच्छे रैंक लाने के बाद भी गलतियां जो है ना के बराबर है। यही चीज आपके अंदर भी होना चाहिए, तभी रैंक आएगा, वरना कब तक मेंस लिखते रहिएगा। सोचिएगा, सोचने के लिए दे दिया हूं। चलिए, आज के समय में जनता अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए गए पुराने कार्य और आगामी बचे हुए जो कार्य है उसकी बात करता है। जैसे बिहार में शराबबंदी की सरकार सही सोच बताए जाने वाले भले ही इसका ठेका लेने वाले हों, तो क्या इसी के बारे में सही है गलत है उसी के बारे में चर्चा की है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको पढ़ के सुना दूँ। चुनावी घोषणा पत्र में घोषित विभिन्न बातों को खास करके किसानों के
बातों को इसमें रखा जाता है, राज्य की जनता का समर्थन प्राप्त हो और अधिकांश लोग के समय में जैसे सरकार को किसान में लंबे समय तक सशक्त बनाकर उसे अत्यधिक जो है लाभ दे रहा। मतलब क्या है, किसी भी तरीके से जो है किसानों को सबसे ज्यादा सेंटर में रखा जाए। थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, बिहार की वर्तमान सरकार भले ही लोगों पे में पूरी तरीके से रोष हो, सरकार के बारे में बताया गया, लेकिन उसी के बारे में लिखा गया कि महिलाओं को 35% का जो है आज भी रोजगार आरक्षण दिया गया। शराबबंदी, दहेजबंदी, कृषि रोडमैप, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब भी तो बिहार में हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है। चलिए, क्लियर हो रहा है? देखिए कितनी खूबसूरती से हर चीज को जो है बच्चों की तरह आयु को समझा दिए हैं। ये चीज आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी को शायद कहते हैं टॉपर की कॉपी, इसी को कहते हैं कि अच्छे रैंक लाना। और अच्छे रैंक होता कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से लिख दीजिए, अच्छा लिखा हुआ रैंक में कन्वर्ट हो जाता है ना। चलिए, लोग चुनाव के पूर्व जो है ऐसे समाचार चैनलों को सूचित करके कम दिखाई देते हैं जिस पर विभिन्न नेताओं जो है बिना तथ्य के ही जो है बहुत सारी बातें करते हैं, जो कि आज के समय में और भी सबसे ज्यादा है। बस यही पॉइंट को थोड़ा सा देखना है ना। अधिकांश लोग का मानना है कि एक बार किसी सरकार का अच्छे काम को करके दिखाया, मतलब कहने का बिना किसी सत्ते में लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएगी। अगर अच्छे काम नहीं करके सरकार दिखाएगी तो ज्यादा समय तक सत्ते में रह नहीं सकती है। जैसे लोगों को बिहार में मतों में अगर पूर्व की सरकार और बिहार के उतना अच्छा काम ना कर सकी और अब भी सत्ता में आने के बाद विकास का कार्य वो करेगी, और अगर नहीं करती है तो फिर इसकी संभावना बनी रहती है। विभिन्न स्तर के जनता में क्या है, जागरूक थे। यहीं पे सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और साथ में हालांकि इस बात को पूरी तरीके से सहमत भी नहीं हुआ जा सकता है कि हमारी राजनीति पूरी तरीके से विकास पर केंद्रित हुई है, ये सहमति नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको नकार भी नहीं रहे हैं। नीतीश जी जो है इसको नकार नहीं रहे हैं, इस चीज को आपको पकड़ के रखना है ना। चलिए, इन्हीं के बारे में सारी चीजें इन्होंने बता दिया। और फाइनली जो निष्कर्ष है ये तो मैं आपको जरूर ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। समस्या सिर्फ सुजीत सर यहीं से आता है, या तो भूमिका या निष्कर्ष, और बीच में कुछ कुछ पॉइंट जो होती है उसको समझा दिए। समग्रता यह कहा जा सकता है कि हमारा लोकतंत्र जैसे परिपक्व हो रहा है एवं धीरे धीरे जो है सही किंतु मजबूरी के साथ जो है वर्णात्मक राजनीति के विकास की राजनीति के तटस्थ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो है विकास को छोड़ के वर्णात्मक, वर्ण व्यवस्था तो समझ ही रहे होंगे। अब कितनी खूबसूरती से लिखे हैं, और आने वाले समय में हमारी परिपक्वता जो है यह सही दिशा में काफी मजबूत होने की अपार संभावना है। और यहां जो इनको मिला है, यहां भी 22 नंबर मिला है। देखिए, इसको कहते हैं लिखना। आइए चलिए नेक्स्ट में गाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्य के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है। प्रासंगिक उदाहरण का हवाला देते हुए चर्चा करना है। क्लियर समझ में आ रहा ना? यानी कि भारतीय संविधान, अब इसको थोड़ा सा चर्चा करके समझाते हैं। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली को दर्शाता है जिसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों को स्पष्ट वितरण दिखता है। संघीय प्रणाली के कारण केंद्र और राज्य अगर अपनी सीमा में रहकर अगर कार्य करे तो यह संविधान को और मजबूती प्रदान करता है। ये सब भूमिका है। लेकिन अगर इस संबंध में अगर असंतुलित आता है तो अनेक समस्याएं जो है समय समय पे जो है उत्पन्न होती है। इसी के दृष्टिगत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे मौके सामने आए जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है, और इस प्रकार की कुछ हालिया मुद्दा जो है वो निम्नलिखित है। क्या खूबसूरती से भूमिका बांध है, पकड़िए। आइए थोड़ा सा अब समझते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। नीति आयोग के आने से पूर्व जो स्थापित योजना आयोग थे उनके अनेक तरह के आरोप लगाए जाते थे। यह राज्य के महत्व को प्रदान नहीं करता था, धन का आवंटन में भेदभाव करता था। इसका अप्रोच का तरीका जो था टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे था। ये सारी बातें जो है इनकी कमियां जो है बताया गया। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जिला स्तर से नीचे के जजों की नियुक्ति हेतु देश स्तर पर एक जो है
गेमन परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन विभिन्न राज्य सरकार ने इसे क्या कर दिया, संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल कर दिया। समझ रहे हैं किस तरीके से शब्दों का खेल खेल रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इनका देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 यानी कि 60:40 का है। इसमें कुछ राज्य को अगर अपनाने से इनकार कर दिया है। कुछ 60:40 का मतलब क्या हुआ, 60 यानी कि अगर 100 रुपये का कोई योजना है उसमें 60 रुपया जो है कौन देंगे, गवर्नमेंट देगी, और 40 रुपया जो है वो कौन देगा, राज्य देगा, सेंटर देगा। क्लियर है ना। आइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ राज्यों में जो है वो क्या है, अलाभकारी बताते हुए इसे यहां लागू करने से इनकार कर दिया गया है और इसके जगह पर राज्य आधारित कृषि योजना को लागू कर दिया। जो कृषि योजना है उसको जारी कर दिया है, लेकिन सेंटर में जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको जो है अलाभकारी बता के, बेकार बता के समाप्त। क्या खूबसूरती से लिखे हैं, पकड़िए, इसी को कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टूडेंट, और ये चीज आपको बनना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना केंद्र के द्वारा लागू की गई है ताकि सभी वंचित परिवार को एक समय सीमा पर के मध्य जो है बिजली आपूर्ति की जाए और राज्य सरकार ने इसे पूरा करे तो इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना नो डिस्टिंक्शन पॉलिसी के कुछ राज्य सरकार ने इसे असंगत बताया और इसकी जो है क्या कर दिया, ये पूरी तरीके से योजना को समाप्त किया गया। इसी तरीके से वर्तमान में लाई गई जीएसटी नामक नवीन व्यवस्था का भी कुछ राज्य सरकार ने संघीय व्यवस्था पर इसे जो है एक तरीके से कहें तो हस्तक्षेप बताया है और अत्यधिक विरोधी भी बताया है, विरोध भी करना शुरू कर दिया गया। सारी पॉइंट को लिखें। नीट से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नीतियां, जो उस समय में जितनी भी मुद्दाएं थी सबको नीतीश जी ने इसमें जोड़ के बना दिए हैं और यही वजह रहा कि इनको टॉप मार्क्स आया। नीट के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों के विभिन्न सरकार ने खास करके तमिलनाडु इसके आधार पर गलत बताया और इसे हमारे राज्य में छात्रों का लाभ नहीं होगा, तमिलनाडु ने बताया। सरकार के द्वारा लाई गई अन्नदाता आय संरक्षण योजना जिसके तहत केंद्र सरकार ने जो है भावांतर योजना समेत अन्य 2 प्रावधान भी इसमें शामिल करते हुए राज्य सरकार को किसानों से अनाज खरीदने का आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकार ने इसे मानने से क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया है। समग्रतः कहा जा सकता है कि अगर विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सहयोगी संघवाद को न अपनाने का जो है प्रयास से इससे क्या होगा, अगर न किया जाए तो इससे राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से लड़ते झगड़ते रहेंगे और अनेक संस्थाएं और अनावश्यक उलझने जो है क्या होगी, आती रहेगी और इस समस्या का जो समाधान होती क्या होगा, नीति आयोग की स्थापना की गई थी ताकि विभिन्न राज्य और केंद्र प्रायोजित योजना को इससे क्या हो, इस योजना के अनुसार से जो है चुनने की पूरी तरीके से आजादी हो तथा सहयोगी संघवाद की दिशा में आगे बढ़ने का यथासंभव प्रयास करता है। अतः आने वाले समय में इस दिशा में जरूर कामयाब हम होंगे और ऐसी आशाएं की जा सकती है। यहां इनको टोटल मार्क्स जो है 18 नंबर मिला। पहले आयोग ने 22 नंबर दे दिया, लेकिन कुछ पॉइंट जो है यहां पे कमजोर दिखने की वजह से फिर से वापस लौट के 18 नंबर दे दिया और 18 नंबर भी कम मार्क्स नहीं है। तो दोस्तों ये था जनरल स्टडी सेकेंड पेपर का सेक्शन फर्स्ट पॉलिटी वाला सेक्शन। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो फिर आप ही को थोड़ा सा बोर होगा। इसके पर पार्ट, तीनों पार्ट को पार्ट बाय पार्ट में बता देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ समझ में भी आ जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, नमस्कार।